ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बेस्ड ऑन द रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें अपन को क्या दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट, कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, P and P implies Q, and then and Q implies R, and then implies R again is equal to what? ऑप्शंस में है, जिसमें से दो हैं टोटोलॉजी, फैलेसी, P implies माइनस R नॉट R, सॉरी, Q implies नॉट R। ओके, तो इसमें अपन को इसको सिंप्लीफाई करना है और ऑप्शंस मैच कराने हैं। अपने पास तरीके तो हैं कि अगर अपन या तो ट्रुथ टेबल जो है गिवन स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल बना के ऑप्शन से मैच करें, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें, इसको हम कुछ लॉज ऑफ या प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट में क्योंकि यहाँ इम्प्लीकेशन है P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज R, देन अगेन इम्प्लाइज R, सो यहाँ पे हम एक ये यूज़ कर सकते हैं कि P इम्प्लाइज Q जो है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है नॉट Q और P। कैसे होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P implies Q, and the negation of P implies Q is P and not Q, so it is equals to not P or Q। so ये अपन कंसेप्ट इसमें यूज़ कर लेते हैं। जहाँ अपन को इम्प्लीकेशन नज़र आ रहा है उसको अपन ऐसे लिख देंगे, नेगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट। सो यहाँ पे अपन को ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको रिड्यूस कर रहे हैं अपन इस तरह से, P and it will become not P or Q, and then bracket close, and then and Q implies R, इसको भी हम आगे इसी तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, and then this again implies R। ओके, so what we'll do is, यहाँ and है, यहाँ और है, हमें पता है क्या करना है। यहाँ काम आएगा अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अपन इसको लिख पाएंगे P and not P और P and Q, ये बन जाएगा, एंड देन एंड विद Q implies R, रेस्ट एज इट इज। ओके, और यहाँ P एंड नॉट P अपन को पता है, ये क्या बन जाएगा, फैलेसी, इसको अपन लिख देंगे F। सो दिस इज F और P एंड Q, दिस विद एंड ऑफ Q implies R, दिस अगेन implies R। फैलेसी का अगर अपन किसी भी स्टेटमेंट के साथ और ऑपरेट करते हैं, और में लेके जाते हैं, तो अपन को पता है वापस अपन को क्या मिलने वाला है, इसकी वैल्यू वही मिलेगी जो वैल्यू होगी P एंड Q की। दिस स्टेटमेंट P एंड Q, ये बचेगा बस ओनली यहाँ पे P एंड Q, और साथ में है Q implies R। Q implies R को फिर अपन इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए लिख देंगे नॉट Q और R, इधर ये बचेगा implies R। ओके, नाउ व्हाट, यहाँ P एंड Q है, यहाँ एंड है, यहाँ और यहाँ नॉट Q है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे हैं। ये P एंड Q जो है ये जाएगा एक बार नॉट Q के साथ ऐसे, और यही P एंड Q जो है ये जाएगा एंड में R के साथ। ठीक है, तो यहाँ हो गया अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको एक सिंगल स्टेटमेंट कंसीडर करते हुए, और लास्ट में जो दिया हुआ है वो एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ जो नजर आ रहा है फिर से P एंड Q एंड नॉट Q, अब यहाँ पे एसोसिएटिविटी से अपन लिख पाएंगे Q एंड नॉट Q। हालांकि इसमें आप डायरेक्ट बाय ऑब्जर्वेशन भी समझ सकते हो कि क्या होगा इसमें, Q एंड नॉट Q। ठीक है, और यहाँ सब कुछ एज इट इज, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है अब। हाँ, तो यहाँ Q एंड नॉट Q बन जाएगा फैलेसी। फैलेसी F आएगा, F का P के साथ एंड ले रहे हैं, तो यहाँ पे एंड में अगर फैलेसी आता है तो वो F ही बचता है, फैलेसी बचेगा, तो ये पूरा फैलेसी में आ जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे फैलेसी F। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ फैलेसी बनेगा F, यहाँ F बनेगा, एंड लिखा है तो F ही रहेगा वहाँ पे। ठीक है, बीच में और एज इट इज, और यहाँ जो लिखा हुआ है P एंड Q एंड R। ठीक है, और फिर वही कि फैलेसी है, किसी भी अदर स्टेटमेंट के साथ अगर आप और में लेके जाते हो तो वो F गायब हो जाएगा, बचेगा ओनली P एंड Q एंड R implies R, इसके अकॉर्डिंग ये बच रहा है। और इसने पूछा है कि किसके बराबर आएगा,
तो देख लेते हैं भाई किसके बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास P एंड Q एंड R इम्प्लाइज R, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं अगेन यूजिंग द सेम कंसेप्ट कि इम्प्लीकेशन को एंड और में कैसे कन्वर्ट करना है, नॉट P और Q, तो P की जगह जैसे यहाँ पे आ जाता है नॉट R, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R एंड P एंड Q, तो नॉट R और P एंड Q, तो इसको अपन लिख देते हैं नॉट R और P एंड Q, सॉरी ये पूरा स्टेटमेंट, सॉरी ये अपने इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ यू कंपेयर विद दिस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये P हो गया, ये Q हो गया, सो नॉट P इसका मतलब हो जाएगा नॉट ऑफ दिस P एंड Q एंड R एंड और R, ये अगेन सेम कंसेप्ट जो यहाँ पे हमने लिखा था उसी को यूज़ किया, इम्प्लीकेशन को एंड में कन्वर्ट कर दिया और में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ फिर से बन जाएगा नेगेशन ऑफ दिस P एंड R टाइप का, P एंड Q टाइप का, इसको अपन लिख देते हैं नेक्स्ट स्लाइड में P एंड Q एंड R का नेगेशन, तो यहाँ बन जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड Q, एंड की जगह आ जाएगा और नेगेशन ऑफ R, ये बन गया नेगेशन और साथ में लिखा हुआ है और R, और यहाँ देखो इजीली यहाँ और इसको एक सिंगल स्टेटमेंट अगर अपन कंसीडर करें तो यहाँ आ जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड Q, और यहाँ बनेगा नॉट R और R, और यहाँ जैसे P और नॉट P होता है ये टोटोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये टोटोलॉजी में इसको लिख देंगे T, और T यानी कि टोटोलॉजी का किसी के साथ भी और लेके जाते हैं, और में लेके जाते हैं तो रिजल्टेंट वापस क्या मिल जाता है T, दैट मीन्स टोटोलॉजी, दैट इज द फाइनल आंसर। सो इसमें एक सिंपल सा काम अपन को बस यही करना था, इसको इम्प्लीकेशन को और में कन्वर्ट करते जाना है और फिर लॉज ऑफ एल्जेब्रा यूज करते जाना है, विल गेट आवर आंसर एज tautology, that means option number 4. Okay, so next question number 17 is triangle ABC में अपन को कुछ सिंपल सी एक इक्वेशन दी हुई है, sin A अपॉन sin B इक्वल्स टू sin C माइनस A अपॉन sin B माइनस C, और फिर जो साइड लेंथ्स हैं अपोजिट टू एंगल्स A B C उनके बारे में कुछ फॉर्मेशन दी गई है ऑप्शंस में, AP GP वगैरह करके कुछ, तो है बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम, जिस तरह का अपन को नज़र आ रहा है एक्सप्रेशन उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को आप इजीली लिख पाएंगे यहाँ पे साइन A, तो साइन A को आप लिख सकते हो यहाँ पे पाई माइनस B प्लस C, सिमिलरली इन डिनोमिनेटर वी कैन राइट इट एज पाई माइनस A प्लस C, ट्राइंगल ABC की बात चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे अपन को पता है कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन B प्लस C बन जाएगा, यहाँ साइन A प्लस C बन जाएगा, देन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा साइन B प्लस C इंटू साइन B माइनस C इक्वल्स टू यहाँ बन जाएगा साइन A प्लस C प्लस A लिख सकते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा नज़र आएगा, और इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला है सिंपल सा, साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, सो विल गेट साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C इक्वल्स टू साइन स्क्वायर C माइनस साइन स्क्वायर A, और यहाँ इजीली अपन साइन रूल अप्लाई करें तो यहाँ क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर्स में है तो हम डायरेक्ट अपन जो साइन रूल के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि साइड लेंथ जो है ट्राइंगल की वो उनके अपोजिट एंगल के साइन वैल्यूज़ के प्रोपोर्शनल होता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ ऐसा लिख सकते हैं B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, अगर आप प्रॉपर साइन रूल अप्लाई भी करोगे तो यही आने वाला है ना, तो यहाँ से एक सिंपल सा रिलेशन अपन को मिल रहा है B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू 2C स्क्वायर, फ्रॉम विच वी कैन से दैट B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर आर इन AP, राइट, ऐसा कोई ऑप्शन है, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर आर इन AP, जो कि हमको नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकेंड में, दैट इज़ द फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ कर्व passing through the point 2, -2 satisfying the differential equation given to be y plus x dy by dx equals to x square is, तो एक सिंपल सा सीधा सीधा क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है यहीं से अपन देख सकते हैं y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं x
डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ हम इसको x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या फिर इसमें ऐसा भी कर सकते हैं एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है, बट इसमें वैसा कुछ बनेगा नहीं क्योंकि प्लस में है। एक्स डी वाई यहाँ पे अपन एलसीएम लेके लिख सकते हैं, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का बन जाता है, वी नो दिस एक्सप्रेशन, दिस इज द डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ वी कैन इजीली इंटीग्रेट बोथ साइड्स और विल गेट द रिजल्ट, we'll get the solution of this differential equation as xy equals to x cube by 3 plus c, right। और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने को पॉइंट दिया हुआ है, दिस पॉइंट 2, -2 लाइज ऑन दिस कर्व, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करें, यहाँ आ जाएगा -4 इक्वल्स टू 8/3 प्लस c, सो विल गेट द वैल्यू ऑफ c एज -20/3, राइट। और यहाँ से जो कर्व की इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगा x इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, दैट मीन्स -20/3। और जिस तरह के आंसर्स अपने को नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये बन जाएगा 3xy इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 20, दैट मीन्स एक्स क्यूब माइनस 3xy इक्वल्स टू 20, और ये है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, so let's move on to the next question number 19. Given a matrix A, second order matrix with elements 0, 2, x minus 1, एक रिलेशन दिया हुआ है A multiplied by a cube plus 3i equals to 2i, where I unit matrix, then the possible value of x is। देखो इसमें क्या है, जिस तरह का इक्वेशन अपन को दिया हुआ है मैट्रिक्स इक्वेशन, यहीं से अपन एक काम करते हैं, इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं इजीली। अपना काम है अपन को x की पॉसिबल वैल्यू बतानी है जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ हम इजीली क्या करते हैं, ये बन जाएगा, अगर अपन a से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, a पावर 4 प्लस 3a इंटू आई, दैट मीन्स 3a इक्वल्स टू 2i। सो विल गेट a पावर 4 इक्वल्स टू 2i माइनस 3a, राइट। और मैट्रिक्स एक ही अपने पास, एक ही अननोन है x, और यहाँ एक रिलेशन जो अपन को मिल रहा है। अब यहाँ से अगर अपन a पावर 4 फाइंड करें तो वो भी काम कर सकते हैं। a पावर 4 यहाँ पे पहले a स्क्वायर आएगा, फिर a स्क्वायर का स्क्वायर करने पे a पावर 4 आएगा, वहाँ से अपन कंपेयर करके x में इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे एक काम ये भी कर सकते हैं, हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लें, तो दोनों साइड जब डिटर्मिनेंट लेंगे, क्योंकि मैट्रिक्सेस अगर इक्वल है तो उनके डिटर्मिनेंट्स भी इक्वल होंगे, तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा 2i माइनस 3a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट a हम यहाँ इजीली फाइंड कर सकते हैं। पहले अपन 2i माइनस 3a मैट्रिक्स लिखकर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से x में एक इक्वेशन बनेगी, उसे देखते हैं क्या मिलता है। तो इसको बोलते हैं नंबर 1, ठीक है, या 2i माइनस 3a लिखे हैं यहाँ पे साइड में। 2i माइनस 3a इज इक्वल टू वॉट, 2i 2002, ये हो गया 2i माइनस 3a, 3a हो जाएगा 0, 6, 3x एंड माइनस 3, ओके, ये आ जाएगा। और फाइनली जो मैट्रिक्स मिलेगी ये होगी 2 माइनस 6 माइनस 3x एंड 5, ये अपनी मैट्रिक्स है 2i माइनस 3a। इसका डिटर्मिनेंट हम यहाँ रख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखो डिटर्मिनेंट a तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2x माइनस 2x, डिटर्मिनेंट a उसकी पावर 4 इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ लिख देते हैं, ये बन जाएगा 5 2 10 माइनस 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 प्लस 6 3 18x, ठीक है, ये बन रहा है। अब यहाँ एक 4 डिग्री की इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है, हालांकि ये 2 हम यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, ये आ जाएगा 8x पावर 4, है ना, माइनस प्लस 9x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। वैसे तो एक 4 डिग्री की इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, और 4 डिग्री की इक्वेशन अगर अपन सॉल्व करना चाहें तो अपन को पता है हिट एंड ट्रायल से अपन पहले इसके रूट्स निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। बट क्योंकि अपन को ऑप्शंस नजर आ रहे हैं तो हम इजीली यहाँ से जल्दी से, और ऐसी कोई बहुत बड़ी इक्वेशन नहीं है, जल्दी से x की वैल्यू अगर अपन यहाँ पुट करना स्टार्ट करें तो अपन को इसको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर 1/2 पुट करो तो यहाँ 1/2 बनेगा, 1/2 बचेगा यहाँ पे 1/2,
और यहाँ 9/2, 1/2 प्लस 9/2 हो जाएगा 10/2, दैट मीन्स 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन हम यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन को मैच कर लें, ऑप्शन पुट करके चेक कर लें, हमें जल्दी से आंसर मिल जाएगा। और जैसा कि अपन को नजर आएगा एक मिल जाएगा इजीली आंसर x इक्वल टू 1/2, बाकी ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 1 अगर आप इसमें पुट करो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, x इक्वल टू 2 पुट करो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, x इक्वल टू -1/2 पुट करोगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ से इजीली पता लग रहा है 1/2 सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज द फाइनल आंसर। तो इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन अगर अपन करने जाएँ, अगर प्रॉपर मेथड अप्लाई करो तो वहाँ कैलकुलेशन में फंस सकते हैं, a⁴ फाइंड करने की तरफ जाएँ, लेकिन डिटरमिनेंट से काफ़ी इजीली हो जाएगा। और यहाँ पे भी इसको पूरा सॉल्व करने के बजाय ऑप्शन से मैच करेंगे तो अपना काफ़ी टाइम बचेगा। ओके, सो द फाइनल आंसर इज सेकंड ऑप्शन 1/2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। इसमें जिस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन, एक बार उसको सही से समझना जरूरी है। बाइस्ड डाई इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम इज 1/6 प्लस x and the probability of just opposite face outcome is 1/6 minus x and the probability of each remaining outcome is 1/6. The die is thrown again for 2 times and the probability of getting the sum 7 is 13/96, then the value of x is। देखो सबसे पहली बात तो एक पर्टिकुलर आउटकम के लिए उसने बोल दिया, एक पर्टिकुलर आउटकम उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/6 प्लस x। अब अपन को ये पता होना चाहिए कि डाइस में अपोजिट फेसेस में कौन कौन होता है, किसके अपोजिट कौन होता है। बस ये ध्यान में रखें कि अपोजिट फेसेस का सम हमेशा कितना आता है 7, है ना, वैसे काफ़ी बेसिक सी है। जस्ट अपोजिट फेस उसके लिए आउटकम की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/6 माइनस x, एक पर्टिकुलर है तो अपन को उसके लिए सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। और बाकी जितने भी 4 आउटकम बचेंगे हर एक की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। देख सकते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आ जाना चाहिए। 4 टाइम्स 1/6 प्लस 1/6 प्लस x प्लस 1/6 माइनस x शुड बी इक्वल टू 1, और ऐसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला अब डाइस को क्या करना है, 2 टाइम्स थ्रो करना है, और थ्रो करने के बाद जो दोनों नंबर्स आएंगे 1 बाय 1 उन दोनों का सम आना चाहिए 7। उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 13/96 और x बताना है फिर। अब देखो तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, वो पर्टिकुलर अपन एक एज्यूम कर लेते हैं, लेट। उसने बोला ये कोई पर्टिकुलर है तो हम लेट कर लेते हैं कि वो 1 वाला जो फेस है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6 प्लस x। तो इसके जस्ट अपोजिट में कौन होगा 6, उसकी हो जाएगी 1/6 माइनस x। और बाकी जितने बचे चाहे वो P2 हो, P3 हो, P4 और P5, इन सब की प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/6। ठीक है ना, ऐसा अपन ने एज्यूम कर लिया। पर्टिकुलर बोला है वो पर्टिकुलर हो गया 1 या 6। अब अपन को 2 बार थ्रो करना है और दोनों नंबर्स का सम आना चाहिए 7। ये प्रोबेबिलिटी गिवन है अपन को P7 दैट इज इक्वल्स टू 13/96। अब हमारा काम है P7 लिखना, तो P7 कैसे लिखेंगे, हमें पता है 7 कैसे कैसे आ सकता है, वही अपोजिट फेसेस वाले जो नंबर थे उनका ही सम आएगा 7। तो या तो 1 और 6 आ जाए, या फिर 5 और 2 आ जाए, या फिर 3 और 4 आ जाए। अब ये ऑर्डर भी मैटर करेगा, पहले कौन आया बाद में कौन आया, तो हम सिंपली इसको क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं। अब इसमें क्या है, पहले 1 आए या बाद में 6 आए, या फिर पहले 6 आए बाद में 1 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी तो सेम ही होगी। तो इसको हम लिख दें 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी 1 और 6 लाने के लिए, ठीक है ना। 1 और 6 किसी भी ऑर्डर में 1 6 6 1, तो इसलिए 2 टाइम्स कर दिया। इसी तरह से 2 टाइम्स कर देते हैं 2 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी, और इसी तरह से 2 टाइम्स कर देते हैं 3 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ऑर्डर की वजह से, कौन पहले कौन बाद में आएगा। ठीक है, तो ये है अपना 13/96। और इसमें ये वैल्यूज अपन पुट कर देंगे, क्योंकि देखो फर्स्ट थ्रो उसके बाद सेकंड थ्रो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो उसकी वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी में। यहाँ पे ये आ जाएगा डायरेक्ट 2 टाइम्स 1/6 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 1/6 माइनस x प्लस 2 टाइम्स 1/6 का स्क्वायर और 2 टाइम्स 1/6 उसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू में है 13/96। इसको बस थोड़ा सिंपलीफाई करना है, x के लिए सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं, इजीली कर लेंगे, है ना। 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, सब जगह ये बन रहा है अपना a प्लस बी ए माइनस बी से 1/36 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1/36, यहाँ आ जाएगा 1/36, इक्वल्स टू में है 13/96। ओके, और इसके बाद जैसा आ रहा है 3/36 यानी कि 1/2
12 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13/96 और जल्दी से इसको कैलकुलेट करें तो ये 2x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/6 माइनस 13/96 दैट विल बी व्हाट 3/96 3/96 मीन्स 1/32 1/32 से x स्क्वायर आ गया 1/64 और यहीं से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/8 बट जैसा अपन को ऑप्शंस दिए हुए हैं वहाँ से पता लग जाएगा only x equal to 1/8 is the possible value according to the options. That is the final answer. Okay. So next question number 21. Mention vectors. 3 vectors a, b, c are given with 2 unknowns alpha and beta. Okay. और दिया हुआ है b क्रॉस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5√3. a is perpendicular to b, then the maximum value of mod magnitude of a square. ठीक है. इसमें अपन क्या करें, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसी को यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट. सबसे पहले a डॉट बी 0 होगा क्योंकि a इज परपेंडिकुलर टू b. a is perpendicular to b. Okay. Now if a dot b is equal to 0, we can easily write a dot b. It will be equal to 1 plus 15 plus alpha beta. It is equal to 0. So we will get the value of alpha into beta as minus 16. तो एक तो ये रिलेशन आ गया. ठीक है ना. अपन को मैग्नीट्यूड ऑफ a मॉड a बताना है तो उसके लिए अपन को सिर्फ अल्फा की जरूरत है और उसको मैक्सिमाइज करना है. ठीक है ना. अब ये तो 2 अननोन आ गए. अब इसके लिए एक और जो दिया हुआ है b क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, हम सीधे सीधे इसी को यूज कर लेते हैं. b क्रॉस सी फाइंड करते हैं. तो b क्रॉस सी जिस तरह से अपन फाइंड करते हैं जल्दी से लिख लेते हैं i j k. ठीक है. ये आ जाएगा 3 बीटा और c में है 1 माइनस 2 3. तो यहाँ से जो b क्रॉस सी वैक्टर आएगा ये आएगा 9 प्लस 2 बीटा 9 प्लस 2 बीटा आई कैप. यहाँ आ जाएगा 3 माइनस बीटा दैट मीन्स बीटा माइनस 3 जे कैप और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 के कैप. और यहाँ अपन को इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है सिंस मॉड ऑफ b क्रॉस सी इज इक्वल टू 5√3. तो जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड. तो इसका स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा 9 प्लस 2 बीटा होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट मीन्स 25. इट विल बी इक्वल्स टू 25 इंटू 3 75. इसको सॉल्व करना है. बीटा की वैल्यू आएगी, देखिए क्या आती है यहाँ पे 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 5 बीटा स्क्वायर. ओके. यहाँ पे आ जाएगा 36 बीटा माइनस 6 दैट मीन्स 30 बीटा. कांस्टेंट में अपने पास रहेगा 75 माइनस 25 दैट मीन्स 50 और यहाँ है 81. अच्छा एक काम ही कर सकते हैं, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 9. 81 प्लस 9 इज 90. 90 माइनस 75 इज 15. 15 प्लस 25 इज 40 और 5 कॉमन आ रहा है इजीली. यहाँ से इसके फैक्टर्स भी हो जाने चाहिए. बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा प्लस 8 इजीली फैक्टर्स हो रहे हैं. देखो बीटा की 2 वैल्यूज आ जाएंगी -2 और बीटा इक्वल्स टू -4. फैक्टराइज हो जाएगा बीटा प्लस 2 बीटा प्लस 4 इक्वल्स टू 0. अब बीटा की वैल्यू अगर -2 है तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी. देखिए माइनस कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 8 और अगर -4 रखोगे तो बीटा की वैल्यू 4 आ जाएगी. अब क्योंकि अपन को पता है अपन को मैग्नीट्यूड जो है a का उसको मैक्सिमाइज करना है तो सिंपली अपन को पता है अल्फा की वैल्यू अपन को मैक्सिमम लेनी पड़ेगी. सो विल टेक अल्फा इक्वल्स टू 8. ठीक है ना. तो बस यहाँ पे करना क्या है डिटरमिन मैग्नीट्यूड ऑफ a अपन लिख दें. यहाँ से ये आ जाएगा उसका स्क्वायर लिख रहे हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 26 और विल टेक अल्फा इक्वल्स टू 8. 8 स्क्वायर 64 64 प्लस 26 ये आ जाएगा अपने पास 90. दैट इज द फाइनल आंसर फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ए. अपन को अल्फा की वैल्यू ये लेनी पड़ेगी 8. ओके. सो करेक्ट आंसर इज 90. डन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. इसमें गिवन है अपन को टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन एट द पॉइंट P with coordinates 2, -4 of parabola y square equal to 8x.
which cut the directrix at points A and B respectively. A given point Q is used to form a square AQBP. Then we'll have to find the value of mod of 2A plus B. Okay. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x और उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, आप इजीली पता लगा सकते हैं एट द पॉइंट, तो पॉइंट P लाइज ऑन पैराबोला. तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, डायरेक्ट हम टेंजेंट लिख लेते हैं, टेंजेंट at P 2, -4. So we can easily write the equation of tangent as y square replaced by y into -4 equals to 8x. It will be equals to 4 x plus x1, that means x plus 2. We know the equation of tangent as t equals to 0. So we'll get equation of this tangent as x plus y plus 2 equals to 0, right? This is the equation of tangent. Now at the same point we need to write the equation of normal. So normal at the same point. So इसके लिए अपन क्या करें, कुछ और मेथड अप्लाई करने से अच्छा हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है, अगर हम लेट करेंगे तो अपन इस तरह से कर लेंगे x माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0, और क्योंकि ये सेम पॉइंट पे है 2, -4 इसमें आप पुट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 + 4 6 -6. सो नॉर्मल की इक्वेशन अपने पास आ जाएगी यहाँ पे x माइनस वाई -6 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना. सो नाउ वी हैव द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट P. अब इसी टेंजेंट और नॉर्मल के लिए बोला जा रहा है कि ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अपन लिख ले जल्दी से. डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 8x, a हो जाएगा 2, तो x इक्वल्स टू -2 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. और ये टेंजेंट और नॉर्मल इस डायरेक्ट्रिक्स को जाके मिल रहे हैं पॉइंट A और B पे, तो यहाँ से अपन इजीली पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. टेंजेंट को इसके साथ सॉल्व कर ले, x इक्वल टू -2 यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0. ओके, और इसी तरह से नॉर्मल इस इक्वेशन को डायरेक्ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू -2 रखेंगे, -8, y की वैल्यू आ जाएगी -8. पॉइंट P ऑलरेडी अपने पास है ही सही, A और B के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं. अब दिया हुआ है AQBP इज ए स्क्वायर बन भी सकता है, देख सकते हैं अपन इसको अगर लोकेट करना चाहे तो. पॉइंट A यहाँ कहीं होगा, पॉइंट B जो होगा यहाँ कहीं नीचे होगा, और पॉइंट P अपने को पता है 2, -4 वो यहाँ कहीं आ जाएगा, और पॉइंट Q जो अपन को लेना है तो सही है AQBP स्क्वायर बन सकता है भाई. तो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं A, B, और अगर ये स्क्वायर है यहाँ कहीं बन सकता है, अपन ने थोड़ा रफ डायग्राम बनाया है इसके अकॉर्डिंग, है ना. यहाँ Q आ जाएगा मान लो, तो यहाँ ऐसा स्क्वायर बनेगा कुछ, ये 90 डिग्री होंगे, ठीक है ना. यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा ही सही क्योंकि ये टेंजेंट और नॉर्मल है. अब स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन यूज़ करें ताकि अपने पास A और B की वैल्यू आ जाए. अब अगर ये स्क्वायर है तो डायगनल्स तो बाइसेक्ट करेंगे इसे एक दूसरे को, कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है पॉइंट Q के. सो जो डायगनल्स होंगे AB और PQ, इनका मिड पॉइंट M सेम होगा, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं. मिड पॉइंट ऑफ डायगनल्स वो यूज़ कर रहे हैं अपन. ओके, तो मिड पॉइंट्स ऑफ AB इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ PQ. ओके, सो AB का मिड पॉइंट तो कितना आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स क्या थे इसके, A और B के कोऑर्डिनेट्स -2 तो x कोऑर्डिनेट -2 होगा और -4 आ जाएगा. सो -2, -4, और ये किसके बराबर होगा, PQ का मिड पॉइंट. PQ का मिड पॉइंट, P के कोऑर्डिनेट्स हैं अपने पास 2, -4, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं AB, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा A + 2/2 एंड B - 4/2. सो ये आ जाएगा A + 2/2 B - 4/2. कंपेयर करें दोनों साइड, दोनों कोऑर्डिनेट्स को, तो ये मिल जाएगा A + 2/2 इक्वल्स टू -2 एंड B - 4/2 इक्वल्स टू -4. ओके, तो
यहाँ से अपन को मिल जाएगी a की वैल्यू -4 -2 -6 और b की वैल्यू आ जाएगी -8 + 4 दैट मीन्स -4। a आ गया -6, b आ गया -4। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ 2a + b। सो 2a + b, 2a + b आ जाएगा 2 × 6 -12, 2 × -6 -4, ये आ जाएगा -16। दैट मीन्स मॉडुलस लेना है तो फाइनल आंसर आ जाएगा +16। दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसको देखते हैं। तीन सेट अपन को दिए हुए a, b और c विद सम इनइक्वालिटीज इन x मॉडुलस और स्क्वायर रूट के साथ कुछ दिया हुआ है। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज इन दिस a intersection b intersection c complement intersection with z is the set of integers is k, then the value of k is। देखो सिंपली अपन को करना क्या है, इन तीनों को सॉल्व करना है इनइक्वालिटीज को, जो बेसिक से इनइक्वालिटी है, और फिर तीनों का इंटरसेक्शन, फिर कॉम्प्लीमेंट एंड देन इंटरसेक्शन विद z, ये अपन को फाइंड करना है। तो इसमें क्या करें, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो अगर अपन को a के लिए सॉल्व करना है तो सॉल्व करना है मॉड ऑफ x - 2 > 1। वी नो हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज। मॉड ऑफ x - 2 > 1 है तो यहाँ से अपन लिख पाएंगे, देखो x - 2 > 1 और x - 2 <-1। तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा x < 3 और यहाँ से मिल जाएगा x <-1। तो ये फाइनली a के लिए अपन को मिलेगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 3 to ∞। ओके, ये अपन को मिल गया x के लिए, सेट a के लिए। इसी तरह से सॉल्व कर लेना है अपन को b के लिए। तो b में जो दिया हुआ है वो है √(x² - 3 इट शुड बी <1। x² - 3 इट शुड बी <1, ठीक है। और इसको सॉल्व करने का तरीका भी वही होगा, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, ये आ जाएगा x² < 4 और इसको आप सॉल्व करें इजीली फैक्टर्स हो जाएंगे, इसके सेम साइड में लेके आओगे x + 2 x - 2 <0 और यहाँ से मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 to ∞, ठीक है। अब लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना है कि x² - 3 जो है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको आप बोलोगे x² - 3 शुड बी > 0। तो अब उसको अगर आप सॉल्व करो तो x बिलोंग्स टू आएगा -∞ टू -√3 यूनियन √3 to ∞। तो देखा जाए तो अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो इसके अंदर ही आ जाएगा -√3, इसके भी बाद में आएगा और √3 इसके भी पहले आएगा। तो अगर आप स्क्वायर रूट को भी डिफाइन करोगे, इंटरसेक्शन लोगे तो यही आने वाला है। तो इसलिए ये बन गया सेट बी के लिए अपना x का इंटरवल। डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से, हमने ऐसे ही चेक कर लिया है, ठीक है ना। इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नाउ सी के लिए अगर सॉल्व करना है बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ सॉल्व किया हुआ है, मॉड ऑफ x - 4 > 2, यहाँ से लिख देंगे आप लोग x - 4 > 2 और x - 4 < -2 विल गेट x < 6 और यहाँ से मिल जाएगा x < -2 और दोनों के यूनियन से सेट C का अपन को इंटरवल मिल जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 क्लोज इंटरवल यूनियन 6 to ∞, ठीक है ना। तो अब ये तीन सेट A B C के लिए अपन को 3 x के इंटरवल मिल गए। इन तीनों का अपन को इंटरसेक्शन लेना है। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C से हमें क्या मिलने वाला है वो हम यहाँ देख लें। इन तीनों का इंटरसेक्शन देखें क्या मिलेगा। ये तीनों ही -∞ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये -2 तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है, -2 तक जा रहा है। तो इंटरसेक्शन में -2 तक ही रहना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, वो भी ओपन इंटरवल में, ठीक है ना। उसके बाद ये -2 तक ले गए, इसके बाद ये डायरेक्ट 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो 6 से स्टार्ट करना पड़ेगा यूनियन में, ये लिख देते हैं अपन 6 to ∞। तो ये आ गया अपने पास तीनों सेट ए बी सी का इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन के बाद इसका कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट की बात ऐसी है कि या तो हमें यूनिवर्सल सेट दिया हो, अब नहीं दिया है तो फिर अपन सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज आर, कैपिटल आर, उसको अपन
कंसिडर करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसका कॉम्प्लीमेंट बताएं तो क्या होगा, -2 तक इसने ले लिया ओपन इंटरवल में, उसके बाद 6 से स्टार्ट कर रहा है क्लोज इंटरवल में, तो किसको अपन ने छोड़ दिया वही उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट ये मिल जाएगा अपन को x बिलोंग्स टू, अब वहां पे क्योंकि -2 ओपन तक था तो हम -2 क्लोज से स्टार्ट करेंगे, वहां 6 क्लोज में लिया गया था तो यहाँ अपन ओपन ले लेंगे, ये मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इसका अपन को इंटरसेक्शन फिर से लेना है, मतलब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वैल्यूज लिखनी है किसके साथ, z, z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स। अब जब ये इंटीजर का सेट है तो अपन सिंपली क्या करेंगे, इसमें इंटीजर वैल्यूज बता देंगे, तो इसमें देख कर अपन को पता लग रहा है इंटीजर्स कौन कौन से आ रहे हैं, -2 से लेके 6 ओपन में है, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब पूछा क्या है, 6 को नहीं लेंगे ओपन में है, पूछा क्या है अपन से, इफ द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज इन दिस इज k देन द वैल्यू ऑफ k। सो डायरेक्ट काउंटिंग करनी है, ये तो आ ही चुका है, कितने एलिमेंट्स है इसमें 3 + 3 + 2 दैट मीन्स 8। सो 8 एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट फाइनली, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे जाते हैं। इसमें पीएनसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, 5 डिजिट नंबर अपन को बनाना है यूजिंग दीज डिजिट्स। अब डिजिट्स दी हुई है अपन को सेट में 1 2 3 4 5 6, इन्हीं डिजिट को यूज़ करना है, इनके अलावा कोई और डिजिट है नहीं। रिपीटेशन के बारे में कुछ बोला नहीं है, सेट की फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका मतलब एक डिजिट एक ही बार यूज होगी सेट के अकॉर्डिंग। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सच नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 55। अब देखो 55 से डिविजिबल अगर अपन को बताना है तो डिविजिबिलिटी बोलती है कि 11 से डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। अब 5 से डिविजिबल अगर बनाना है तो एक बात तो फिक्स हो जाएगी, एक चीज़ तो फिक्स हो जाएगी कि यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए, 5 का मल्टीपल यानी कि, लेकिन 5 अकेला है। तो अगर अपन इसको ऐसे बनाए 5 डिजिट नंबर तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा A B C D E। अब अगर अपन इन जनरल यहाँ लिखें E 5 डिजिट का नंबर, 55 से डिविजिबल बनाने के लिए हम बोलेंगे 5 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल बनाने के लिए ये फिक्स हो जाएगा E की वैल्यू, ठीक है। अब 55 में 5 का तो अपन ने देख लिया, E की वैल्यू 5 होगी तो हमेशा 5 से डिविजिबल तो होगा। अब बचा कौन, 11, 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब यूजुअली क्या ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है 11 से डिविजिबिलिटी वाले, बट ठीक है 11 से डिविजिबिलिटी जो होती है उसमें अपन ये बोलते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस और सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ये दोनों सम का जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अगर अपन ऑड प्लेसेस पे सम देखें तो ये होगा a + c + e, e मीन्स हो जाएगा 5, और दूसरा जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स हैं b और d उनका सम b + d। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो क्या होना चाहिए, कुछ 11 का मल्टीपल होना चाहिए। और जिस तरह की डिजिट्स अपन को गिवन है, अब यहाँ उसके अकॉर्डिंग देखा जाए 11 के मल्टीपल में क्या क्या हो सकता है, हा? या तो यहाँ पे 0 आ जाए, राइट, 0 आ जाए यहाँ पे, देखो कुछ कॉम्बिनेशन अपन ऐसा बनाए यहाँ पे 0 आ जाए, यानी कि ये दोनों सम इक्वल आ जाए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो 11 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा, 11 का आगे कोई मल्टीपल आएगा नहीं, नेगेटिव में भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 3 डिजिट्स का सम है, यहाँ पे 2 डिजिट्स का सम है, तो नेगेटिव में भी -11 तो नहीं आने वाला है। -11 आता भी तब जब 6 + 5 होगा, पर 5 को अपन यूज़ कर नहीं सकते, 5 ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। अब A B C और D की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 2 3 4 और 6 इनमें से कुछ ले सकते हैं। अब यहाँ पे बस अपन को कुछ कॉम्बिनेशन बना के देखने पड़ेंगे कौन कौन इसको सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे अगर अपन कुछ केसेस बनाए तो A और C की वैल्यू अपन यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं कुछ, जैसे कि अपन ले लेते हैं 6 4, क्योंकि 5 तो लेना नहीं है। अगर अपन 6 और 4 यहाँ पे लेते हैं तो ये सम कितना हो जाएगा, देखो 6 + 4 10 + 5 15। तो अगर यहाँ 15 है तो या तो यहाँ पे 15 आ जाए, जो कि आएगा नहीं, या फिर कुछ ऐसा आ जाए ताकि सब्ट्रैक्ट करने पे 11 आ जाए। तो अब B और D की वैल्यू क्या हो सकती है वो हम यहाँ देख लेते हैं, क्या ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 15 आ चुका है, यहाँ पे -4 कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। अब -4 कैसे होगा, 1 और 3 को ले सकते हैं। तो अब इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, A और C इंटरचेंज भी हो सकते हैं, B और D इंटरचेंज भी हो सकती है वैल्यूज। तो दो कॉम्बिनेशन, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे,
2 इंटू 2 यानी कि 4 वेज अपने को यहाँ मिलेंगे, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पे इसके, ठीक है। इसी तरह से अपन को और कॉम्बिनेशन बना के देखने पड़ेंगे। अब जैसे ए और सी के लिए अगर अपन और कॉम्बिनेशन देखें तो 6 के साथ अपन एक काम करते हैं, 3 लेके देखते हैं। अगर 6 के साथ 3 लिया तो 6 + 3 + 5 ये कितना हो जाएगा, 9 + 5 14। अब 14 में से अगर अपन 3 सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पे तो 11 आ जाएगा, और 3 बन भी सकता है, 3 बन जाएगा अगर अपन यहाँ पर 1 और 2 को ले लें तो डिफरेंस आ जाएगा 11, सब कुछ सही है। तो फिर से इसके दो कॉम्बिनेशन यानी कि अपने पास आ जाएंगे फिर से 2 इंटू 2 4 कॉम्बिनेशन यानी 4 वेज। नेक्स्ट अगर अपन यहाँ 11 लाने की और कोशिश करेंगे तो क्या वो पॉसिबल होगा, देखो ऑब्वियसली अपन को बड़े नंबर्स यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। तो 6 के साथ अगर आप 2 लेके देखोगे क्या वो पॉसिबल होगा, 8 + 13 आ जाएगा, -2 करना पड़ेगा, वो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए 6 के लिए तो इतना हो जाएगा। बाकी अगर अपन और देखें कि 0 कैसे कैसे आ सकता है, तो आप अगर ऐसे कॉम्बिनेशन बना के चेक भी करोगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे 2 और 3 अगर यहाँ पे लेते हैं ए और सी की जगह, क्या ये पॉसिबल होगा, चेक कर लेते हैं। अगर ये ले रहे हैं 2 3 दैट मीन्स हो जाएगा 5 + 5 10, यहाँ 10 बन रहा है, यहाँ पे भी 10 बना सकते हैं। 10 कैसे बनेगा, 6 और 4, तो यहाँ ये बन जाएगा 6 और 4 को लेने पर 10 - 10 विल बी इक्वल्स टू 0, 0 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 11, ऑल गुड। सो यहाँ से भी फिर से दो कॉम्बिनेशन दैट मीन्स यहाँ से भी मिल जाएंगे 4 वेज, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन इसमें बन नहीं पाएगा, तो टोटल अब इसमें आंसर आ जाएगा 4 + 4 + 4 दैट मीन्स 12। सो 12 इज द फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, ये थोड़ा इसमें अपन को बस चेक करना पड़ेगा इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर, बिकॉज ऑफ दिस डिविजिबिलिटी बाय 11, अदरवाइज इट इज अ गुड क्वेश्चन। ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दिया हुआ है y power 1/4 plus y power -1/4 equals to 2x be a curve satisfying the differential equation, a given differential equation with unknown alpha and beta, then we need to find the ordered pair of alpha and beta। देखो अब अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपन एक काम ये करें, यहाँ से इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और कंपेयर करके अपन अल्फा और बीटा की वैल्यू बता सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, y पावर 1/4 प्लस y पावर -1/4 इक्वल्स टू 2x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन जिस तरह की दी है सेकंड ऑर्डर तक जाना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार डिफरेंशिएट करें, पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा 1/4 y पावर 1/4 -1 -3/4, यहाँ आ जाएगा -1/4 और y की पावर में आ जाएगा -1/4 -1 -5/4 इक्वल्स टू 2। विद रिस्पेक्ट टू अपन ने x डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पे साथ में अपन को ये लिखना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा dy/dx, यहाँ पे भी आ जाएगा dy/dx, ठीक है। सो एक काम करते हैं, dy/dx तो कॉमन आ जाएगा, 1/4 भी कॉमन आ रहा है। एक काम करें, इसमें y से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, देखें उससे क्या मिलता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी कर देते हैं। दैट मीन्स इसको अपन लिख रहे हैं y इंटू वाई पावर -3/4, तो ये बन जाएगा y पावर 1/4 माइनस यहाँ आ जाएगा y पावर -1/4, ठीक है ना। हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड, तो यहाँ 2y हो गया, ये दोनों साइड y से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर ऐसा बन गया, राइट साइड में y आ गया। अच्छा, इससे अपन को जो मिल रहा है यहाँ पे एक्सप्रेशन, उसको सही से लिखें एक बार, तो ये है dy/dx, इसके साथ है y पावर 1/4 माइनस y पावर -1/4, ओके। इसको लिख देते हैं 8y। एक काम करते हैं, इसको हम यहीं छोड़ रहे हैं, या फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो भी आपको मिल जाएगा डायरेक्ट d2y/dx²। एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, सिमिलर एक्सप्रेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहीं से अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, ओके। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, लेकिन यहाँ पे फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो या तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करके इसको डिफरेंशिएट करें अपन, ठीक है, या फिर दूसरा काम अपन एक ये कर सकते हैं, इसको यहाँ
थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, क्योंकि जो गिवन कर्व की इक्वेशन है उसमें यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो एक काम हम ये करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ना y पावर 1/4 माइनस वाई पावर माइनस 1/4, इसको अपन उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? इसको हम ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। y पावर 1/4 प्लस वाई पावर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, क्या आएगा इसमें देखो, -4 इंटू वाई पावर 1/4 इंटू वाई पावर माइनस 1/4, तो -4 बचेगा सिर्फ यहाँ पे, ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यू है ये अपन पुट कर देंगे यहाँ पे 2x, 2x का मतलब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 साथ में, और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ऐसा करने से अपना काम थोड़ा आसान इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन नज़र भी आ रहा है अपन को, x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे रूट ओवर 2 टाइम्स रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, दिस इज y पावर 1/4 माइनस वाई पावर माइनस 1/4। अब यहाँ ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं नंबर 1 में। सो फ्रॉम 1 वी विल गेट, हम डायरेक्टली भी डिफ्रेंशिएट कर सकते थे पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे, dy/dx ये 2 टाइम्स रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इक्वल्स टू में अपना चल रहा है 8y, और यहाँ इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ आ जाएगा d2y/dx स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज dy/dx। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप, यहाँ आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, और x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 2 विल गेट कैंसल्ड ऑफ, व्हाट रिमेन्स इज 2x इन न्यूमरेटर, इक्वल्स टू 8, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। अब हम करना क्या है, जो गिवन इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग d2y/dx स्क्वायर के साथ x स्क्वायर माइनस 1 है, फिर प्लस में x dy/dx वाली टर्म है, और प्लस में अल्फा y है। देखते हैं इसमें एक काम करें, एलसीएम ले लेते हैं, रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, तो ये आएगा d2y/dx स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 2 अपन हटा देते हैं और x स्क्वायर माइनस 1 रूट में जो है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये रूट गायब हो जाएगा, इधर 2 हमने हटा दिया है, तो यहाँ बच रहा है अपने पास dy/dx के साथ ओनली x, ठीक है ना। इक्वल्स टू में ये 2 हटाने के बाद बचेगा 4, और क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है, एलसीएम लिया है रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, तो वो यहाँ लिख देते हैं dy/dx के साथ, ठीक है। अब इसके बाद अपन को y में कंपेयर करना है, जैसे जो दिया हुआ है अपन को यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में होना चाहिए अल्फा y। अब y की वैल्यू क्या होगी, y में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से या तो आप उसकी वैल्यू निकालो y की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ से देखें dy/dx मल्टीप्लाइड बाय दिस एक्सप्रेशन मीन्स 2 टाइम्स रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, ये y के बराबर है। इसकी वैल्यू यहीं से पुट कर देते हैं, यहीं से, ठीक है ना। तो ये आ जाता है d2y/dx स्क्वायर के साथ x स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया x dy/dx एज इट इज, और यहाँ जो एक्सप्रेशन नजर आ रहा है ना, ये dy/dx मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 4y, ठीक है ना। dy/dx मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 4y, वो यहाँ पुट कर दिया डायरेक्टली। तो यहाँ बन रहा है इक्वेशन कुछ इस तरह का, सबको एक साइड ले आते हैं सेम साइड में, प्लस x dy/dx माइनस 16y इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग विद द गिवन इक्वेशन व्हाट वी विल गेट, dy/dx के साथ है बीटा x dy/dx और साथ में फिर प्लस अल्फा y, तो बीटा की वैल्यू यहाँ इसके अकॉर्डिंग आ रही होगी 1, और अल्फा y, तो अल्फा की वैल्यू आ रही होगी -16 इसके अकॉर्डिंग। और अपन से पूछा क्या है, देन द ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू आ रही है -16, बीटा की वैल्यू आ रही है 1, देन द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन। ओके, दैट इज द फाइनल आंसर।